मैं रात को करीब 11 बजे दिल्ली के कश्मीरी गेट से अपनी यात्रा शुरू किया और इसके सुबह 5 बजे ही मैं पहुंच गया। करीब 7 बजे मैंने शेयरिंग कैब से रुद्रप्रयाग के लिए रवाना हो गया, जो कि 4 घंटे की दूरी पे था। इस बार यह यात्रा पहले से बहुत ही स्पेशल थी मेरे लिए, क्योंकि आप भी सुन के हैरान होंगे कि मैं चोपटा के लिए अकेले ही निकल पड़ा था। लेकिन इस अनुभव से जितना आनंद मुझे आया उतना पहले कभी नहीं मिला। अकेले घूमने का एक अलग ही बड़ा फायदा मिलता है। हर पल नए लोग मिलते हैं जिनसे बात करके बहुत कुछ सीखने को मिलता है। सो मैं इस मौके का फायदा उठाने के लिए ड्राइवर से बात करने लगा और उसने बताया कि वो रुद्रप्रयाग की तरफ का ही रहने वाला है और उसने मुझे बताया कि इस टाइम चोपटा में अच्छी बर्फबारी पड़ी है। हालांकि मैं गूगल बाबा से पहले ही पूछ चुका था अपनी यात्रा के बारे में, तो गूगल बाबा ने बताया कि चोपटा में 3 जगह हैं घूमने के लिए। एक देवरिया ताल, जो कि एक रास्ते पर है, और दूसरा तुंगनाथ और चंद्रशिला, जो एक अलग रास्ते पर आ रहा है। देवरिया ताल जाने के लिए ऊखीमठ से सारी जाना पड़ता है, जो कि 12 किलोमीटर की दूरी पे है, जो वाया कार या बस से आप जा सकते हैं। फिर सारी गांव से 2 किलोमीटर की ट्रैकिंग होती है, वो आपको ट्रैकिंग के थ्रू ही करना पड़ेगा, जहां से आप देवरिया ताल पहुंच सकते हैं। और चोपटा जाने के लिए ऊखीमठ आना पड़ेगा वापस आपको। फिर ऊखीमठ से चोपटा 2.5 घंटे की दूरी पर है, मतलब 63 किलोमीटर की दूरी पर है। फिर चोपटा से तुंगनाथ 4 किलोमीटर वाया ट्रैकिंग, और फिर वहां से चंद्रशिला 1.5 से 2 किलोमीटर वाया ट्रैकिंग के थ्रू आपको जाना पड़ेगा। मैं रुद्रप्रयाग करीब 11 बजे पहुंच गया और वहां मैं सोनीपत के 2 दोस्तों से मिला, पराक्रम और अंशु। थोड़ी ही देर में एक और कैंडिडेट हमारे ग्रुप में मिल गया, जिसका नाम था दानिश। वो भी दिल्ली से ही आया हुआ बंदा था और हमारे ग्रुप का सबसे इंटरेस्टिंग बंदा भी था वो। इस तरह हम 4 का ग्रुप बन गया और हम सब एक साथ ऊखीमठ के लिए रवाना हो गए। ऊखीमठ का रास्ता बहुत ही क्रिस्प और ऊबड़ खाबड़ है, जिस वजह से हमें रास्ते में कई बार बाबा भोलेनाथ की याद भी आई। रास्ते में हमारी एक दूसरे से अच्छी जान पहचान होगी। जहाँ तक मैंने अनुभव किया कि हम चारों के विचार एक जैसे थे, लेकिन वो इसलिए थे क्योंकि हम सब एक इंजीनियर थे। अब आप समझ ही गए होंगे कि ये क्यों सब एक जैसे थे। हम लोग करीब 2 बजे ऊखीमठ पहुंचे और वहाँ हमारी मुलाकात 3 और लोगों से हुई, जो अर्पित, रजत और रितेश। सौभाग्य से ये महापुरुष लोग भी इंजीनियर ही निकले। अब आप तो समझ ही गए होंगे कि इंजीनियर की धुन में बैंड बाजा बारात सब हो गए। अब हम 7 का ग्रुप चोपटा के लिए निकल पड़ा, मगर कैब वाले ने चोपटा से करीब 14 किलोमीटर पहले ही हमें उतार दिया, क्योंकि रास्ते में बर्फ पड़ी होने के कारण गाड़ी आगे नहीं जा पा रही थी और वहाँ पास में न तो कोई होटल खाली था और न ही कोई कैंप हमें मिला। अगर कोई खाली भी था तो उनके चार्जेस इतने हाई फाई थे कि वो हमारे बजट से काफ़ी ऊपर थे। सो हमने डिसाइड किया कि चोपटा तक हम ट्रैकिंग करके ही जाएंगे। उस वक्त शाम के 5 बजे हुए थे, पर हमें अंदाज़ा नहीं था कि हम कब तक पहुंचेंगे। बस सफ़र का आनंद लेते जा रहे थे। थोड़ी देर में सनसेट होने लगा था और ये नज़ारा मानो दिल को छू लिया हो। दिल्ली की भीड़ भाड़ से दूर यहाँ मुझे इतनी शांति मिल रही थी कि बस नज़ारे को देखते रहने का मन कर रहा था। मगर अंधेरा होने वाला था और हमें रात से पहले चोपटा पहुंचना था, जो कि समय की रफ्तार के आगे नामुमकिन सा लग रहा था। लेकिन नेचर के इस खूबसूरत रूप को देख के हम इतना अच्छा फील कर रहे थे कि समय को भूल ही गए। थोड़ी देर में अंधेरा हो गया और हम सब रास्ते में एक जगह रुक के यह डिसाइड करने लगे कि हमें रास्ते में आगे अंधेरे में बढ़ना चाहिए या नहीं। लेकिन हमारे आसपास रुकने के लिए न तो कोई होटल था, न ही कोई कैंप। सो हमारे पास एक ही रास्ता बचा था, नाइट ट्रैकिंग का, जब तक कि हम चोपटा ना पहुंच जाए।
यह हम सबका पहला एक्सपीरियंस था रात में जंगल में ट्रैकिंग करने का, जिसमें एक्साइटमेंट और डर दोनों बना था। लेकिन हम सब इस एक्सपीरियंस को पाना चाहते थे और इसी जोश में आगे हम चल पड़े। सौभाग्य से उस रात चांदनी रात थी और चांदनी रात में बर्फ से भरे पहाड़ों के बीच चांद की रोशनी हमें मानो सपनों की दुनिया दिखा रही थी। और रात में हमने नेचर के ऐसे व्यूज देखे जैसे लग रहा था कि हमारे साथ कोई रियल में फैंटेसी हो रही है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे थे, जंगल और भी घने और बर्फ की चादरें और भी मोटी होती जा रही थी। जब कभी मैं ग्रुप से अलग हो जाता तो मुझे टॉयलेट मूवी का सीन याद आ रहा था, जिसमें चांदनी रात में भेड़िए शिकार करते थे। तब मैं जल्दी से अपने साथियों के पास पहुंच जाता। रात का टेम्परेचर -5 डिग्री तक पहुंच गया था, मगर चलते रहने की वजह से हमें ठंड उतनी नहीं लग रही थी। मगर जब भी हम कभी रुक जाते तो हमारे हाथ पैर सूखने पड़ने लगते थे। हमने फिर से जर्नी स्टार्ट कर दी। रात में आइस फ्लैक्स ऐसे टिमटिमा रहे थे मानो तारे जमीन पे आ गए हों। ये नज़ारा बेहद ही अनोखा था हमारे लिए। हमारे पीने का पानी भी बर्फ बनता जा रहा था, इतनी ठंड थी रात में। जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे थे, जंगल और भी घने होते जा रहे थे, जिससे हम सब थोड़े डर भी महसूस कर रहे थे। इसलिए हम सब एक साथ एक कतार में चलने लगे बिना आवाज किए, और हमने अपना साउंड बॉक्स भी बंद कर दिया ताकि इसकी आवाज से कोई जानवर जाग न जाए और हम सब उसकी दावत न बन जाए। खैर, हम सब हिम्मत करके चलते गए और रात करीब 1 बजे चोपटा पहुंच गए। वहां न तो कोई होटल खाली था, न ही कोई कैंप। बस एक ढाबा वाला खुला था, जहां पहुंच के हमने पराठे खाए और ढाबे वाले ताऊ ने हमें अपने ही ढाबे में सोने का अरेंजमेंट करा दिया। खैर, रात जैसे तैसे बीती और हम सब सो गए। सुबह करीब 5:45 पर ही चोपटा से तुंगनाथ के लिए हमने ट्रैकिंग स्टार्ट कर दी। उस वक्त भी अंधेरा था और अब तो चांद भी नहीं दिख रहा था। हम सब सनराइज का वह अनोखा व्यू देखना चाहते थे कि वहां की पहाड़ियों में सूरज निकलने से पहले और बाद का कैसा व्यू होता होगा। थोड़ी थोड़ी रोशनी होने लगी और हर पल एक अलग ही नज़ारा देखने को मिल रहा था। ऐसे नज़ारे हमारे उजाला होते ही मैं समझ गया कि इस जगह को लोग देसी स्विट्जरलैंड क्यों कहते हैं, क्योंकि हर मिनट के साथ यहाँ का नज़ारा हमें स्वर्ग के दर्शन करा रहा था। बचपन से ही मैं ऐसी जगहों को या तो टीवी पे देखता था या तो फोटोज में, मगर आज इस जन्नत जैसी जगह पे खुद को पाके प्रकृति को मैं दिल से शुक्रिया अदा कर रहा था। ये छोटे छोटे पत्थरों से मिलकर बनी झोपड़ियां यहाँ के नज़ारों को और भी सुंदरता भर रही थी। ऐसे व्यूज के सामने बैठने का अलग ही मजा आता है। थोड़ी देर में ही सनराइज होने लगा और मैं इस अद्भुत दृश्य को अपने कैमरे में कैद करने लगा। इस नज़ारे को देखते हुए ऐसा फील हो रहा था मानो हमारे अंदर की एक एनर्जी जनरेट हो रही हो। इन सब नज़ारों को देख मैं यह पाया कि नेचर में हम हर चीज़ देती है, मगर इंसान अपने लालच के लिए इसी नेचर को डिस्ट्रॉय करता है। यहाँ मुझे हर चीज़ खूबसूरत लग रही थी। अब हम तुंगनाथ से करीब 2 किलोमीटर की दूरी पर थे और रास्ते में पड़ रहे खूबसूरत नज़ारों का आनंद लेते जा रहे थे। तुंगनाथ पंच केदार में से तृतीय केदार धाम में आते हैं और इनकी सबसे खास बात यह है कि पूरी दुनिया में सबसे ऊंची चोटी पर यह शिव मंदिर है, लगभग 3680 मीटर।
मतलब 12,073 फीट की ऊंचाई पर। यह केदारनाथ से भी 100 मीटर की ज्यादा ऊंचाई पर है। मई जून में यहाँ बर्फ की जगह हरे भरे घास के मैदान दिखाई देते हैं, जिसे यहाँ के लोग बुग्याल कहते हैं। हम धीरे धीरे अपने रास्ते पर चलते जा रहे थे। थकान तो हो ही रही थी, मगर प्रकृति के इनक्रेडिबल व्यूज को देख सारी थकान दूर हो जा रही थी। जैसे जैसे हम ऊपर तुंगनाथ की तरफ बढ़ रहे थे, वैसे वैसे पेड़ और जंगल खत्म होते जा रहे थे और बर्फ की चादरें और मोटी होती जा रही थी। मैं प्रकृति का पूरा आनंद ले रहा था, जिस वजह से मैं सबसे पीछे चल रहा था। यहाँ दूर दूर तक बर्फ की चादरें मानो रेत के टीलों के समान फैली हुई दिख रही थी, और जैसे जैसे सूरज उग रहा था, वैसे वैसे बर्फ के पहाड़ हीरे की तरह चमक रहे थे। रात में जितनी मेहनत करके हम वहां पहुंचे, उसका फल हमें मिल रहा था। थोड़ी ही देर में मैं तुंगनाथ मंदिर पहुंच गया, मगर मंदिर बंद होने के कारण दर्शन तो नहीं कर पाए, मगर भोलेनाथ जी को मैं बाहर से ही प्रणाम किया। कहा जाता है कि शिव पुराण के अनुसार महाभारत के युद्ध के बाद पांडव अपने कुल परिवार के वध के पाप का प्रायश्चित करने के लिए यहाँ तप करने आए थे। पांडव अपने ही कुल के लोगों की हत्या के दोषी थे, इसलिए भगवान शिव उनको दर्शन नहीं देना चाहते थे। भगवान शिव जो ही भैंस का रूप धारण करके पृथ्वी में समाने लगे, पांडवों ने उन्हें पहचान लिया और भीम ने उनको धरती में आधा समाया हुआ पकड़ लिया। शिव ने प्रसन्न होकर पांडवों को दर्शन दिए और पांडव कुल की हत्या के पाप से मुक्त हो गए। उस दिन से महादेव पिछले हिस्से से शिला रूप में केदारनाथ में विद्यमान है। उनका अगला हिस्सा जो पृथ्वी में समा गया था, वह नेपाल में प्रकट हुआ, जो पशुपतिनाथ के नाम से जाना जाता है। इसी तरह मुख रुद्रनाथ में, नाभि मदमहेश्वर में, और जटाएं कल्पेश्वर में, और बाहु तुंगनाथ में प्रकट हुआ, जो आज पंच केदार के नाम से जाना जाता है। थोड़ी देर वहां आराम किया और अब हमें चंद्रशिला जाना था, मगर हमारे साथी इतने थक गए थे कि कुछ मित्र नहीं जा पाए। ऊपर से चंद्रशिला की ऊंचाई 4000 मीटर भी थी और स्लोप बहुत ही ज्यादा था। बर्फ की चादर भी मोटी थी और वहां फिसलन भी बहुत ज्यादा था, जिस वजह से ग्रुप के कुछ लोग थोड़ी देर चल के वापस आ गए। पर मैं कहाँ मानने वाला था। मैंने यही सोच रहा था कि इतनी दूर आके मंजिल को बिना छुए वापस चला गया तो आने का मेरा कोई फायदा नहीं होगा। बस इसी हौसले के साथ मैं आगे निकल पड़ा। मेरे साथ एक और बंदा था जो साथ में चलने को तैयार हुआ। मैंने अपनी चढ़ाई को आसान बनाने के लिए अपना बैग रास्ते में ही एक कोने में रख दिया और आगे चल दिया। चंद्रशिला वहां की सबसे ऊंची चोटी थी, लगभग 13,420 फीट। कहा जाता है कि रावण का वध करने के बाद भगवान राम यहीं पर आकर ध्यान किए थे, और यह भी कहा जाता है कि इंद्रदेव भी यहाँ आके ध्यान लगाते थे। चंद्रशिला से ऊपर और कोई पीक नहीं थी वहां, जिस वजह से 360 डिग्री पैनोरमिक व्यू देखने को मिल रहा था। चंद्रशिला की चढ़ाई करते वक्त फिसलन बहुत थी, जिस वजह से हम आराम से चढ़ रहे थे। करीब 30 मिनट में ही मैं चंद्रशिला की चोटी पर पहुंच गया। पहुंचने के बाद जो सुकून मिला वो वाकई आत्मा में नई जान भर देने जैसा था। वहां पर एक छोटा सा गंगा धाम मंदिर भी था। चंद्रशिला की पीक बहुत ही छोटी और तीखी है। इसके चारों तरफ सीधी खाई नजर आती है, इसलिए हम संभल कर कदम रख रहे थे। थोड़ी देर वहां हमने आराम किया। चारों तरफ का इनक्रेडिबल व्यू मुझे वहीं रोक के रखे थे और मैं वहां से जाने का मन बना ही नहीं पा रहा था। मैंने मंदिर के पीछे की चट्टान पर अपना नाम और तारीख लिख दिया, ताकि मेरे वहां जाने के प्रमाण लाखों करोड़ों सालों तक बना रहे। यहाँ हम इतने ऊपर थे कि बादल भी हमसे नीचे ही उड़ रहे थे। थोड़ी देर के बाद वहां से हम नीचे उतरने लगे। नीचे उतरते हुए हमारे पैर फिसल रहे थे। हम उतरने के अलग अलग तरीके अपना रहे थे, कभी सीधा तो कभी उल्टा, कभी
एक तरफ के पैर से, कभी दूसरी तरफ से, मगर कोई रास्ता काम ना आ रहा था और हम फिसलते हुए उतर रहे थे। खैर, करीब 20 मिनट में ही हम वापस तुंगनाथ तक आ गए। अब मैं वहां से चोपटा के लिए निकल पड़ा। मैं बर्फ का मजा लेते हुए नीचे उतर रहा था। मैं बीच बीच में बैठ के इन पहाड़ों और बादलों को देखता रहता। यहाँ पहुंच के मुझे जो रिलैक्सेशन और मेरे मन को जो शांति मिली, उससे मैं समझ गया कि भगवान राम और इंद्रदेव क्यों यहीं आके अपना ध्यान लगा देते हैं। चंद्रशिला के पहाड़ इतने सीधे खड़े दिख रहे थे, मानो कोई दीवार हो। नीचे उतरते हुए मैं कई बार इस तरह के शॉर्टकट का भी सहारा ले रहा था, जो मुझे बचपन की याद दिलाती थी। मैं चोपटा करीब 2 बजे तक पहुंच गया, जहां बाकी के मेरे मित्र मेरे चंद्रशिला से लौटने का इंतजार कर रहे थे। और फिर हम सब एक साथ ऋषिकेश और फिर वहां से दिल्ली के लिए रवाना हो गए।